जीएस के इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपके लिए जो पहला प्रश्न है वो है कि भोजन का विषाक्त यानी बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। देखिए क्वेश्चन तो पुराना है, बस पूछने का तरीका यहाँ पर बदल गया है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि भोजन में विषाक्त होना ये किस स्पीसीज के कारण उत्पन्न होता है। अगर आपका दिमाग जा रहा है लैक्टोबैसिलस पे, तो याद रखिए वो दूध में खट्टेपन के लिए जिम्मेदार होता है। लैक्टोबैसिलस कल ही 2 दिन पहले मैं पढ़ाया था ना, लैक्टोज जिसमें गलत था, तो लैक्टोबैसिलस। यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि भोजन का खराब होना, भोजन का विषाक्त होना, ये किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिए यह निर्भर करता है क्लोस्ट्रीडियम पर। किस पे? क्लोस्ट्रीडियम पर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। जो मरुभूमि मतलब मरुस्थल में जो पादप पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों? पानी की कमी होती है वहां पर और इसलिए वो मांसल होते हैं। कैसे होते हैं? मांसल। याद रखिए मांसल पौधे, इनकी खासियत ही होती है कि जो अत्यधिक गर्मी वाले स्थान होते हैं वहीं पर ही उगते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें वाष्पीकरण और पशुओं से चलने के लिए बच जाए इसलिए इनमें कांटे भी लगे होते हैं जो इनको मांसल का रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मांसल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दे रहा है कि खमीर एक उदाहरण है। खमीर किसका उदाहरण है? कोई जीवाणु है, बैक्टीरिया है, कवक है, विषाणु है या शैवाल है? तो याद रखिए दोस्तों ये कवक का उदाहरण होता है खमीर। खमीर हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब किसका उदाहरण है? ये कवक का अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, जो कवक होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है किसके लिए? ठीक है, कौन सा विषाणु है जो एड्स के लिए उत्तरदायी होता है? तो एड्स के लिए मैंने आपको बताया है कि एड्स के लिए आपका एचआईवी होता है, लेकिन एचआईवी का नाम तो यहाँ दे नहीं रहा है। तो एचआईवी अगर कहीं पर नहीं है तो आप रेट्रो वायरस भी कर सकते हो। रेट्रो को हम लोग दोस्तों रेट्रो भी बोलते हैं, याद रखें। रेट्रो वायरस जो होता है ये एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का प्रकार होता है। एचआईवी जो होता है दोस्तों, एचआईवी भी एक तरह का क्या है? रेट्रो वायरस। और एचआईवी माने क्या होता है? ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एचआईवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाले हृदय पाए जाते हैं? 3 प्रकोष्ठ का हृदय होता है दोस्तों कहाँ पर? तो कह रहा है कि बंदर में, मगर मतलब मगरमच्छ में, मछली में या फिर मेंढक में। तो याद रखिए दोस्तों मेंढक जो होता है उसके पास 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 नीलय होता है। मेंढक जो होता है दोस्तों यह एक एम्फीबिया, बड़े एम्फीबिया वर्ग का प्राणी होता है मेंढक। ठीक है, ये आप याद रखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो याद रखिए मगरमच्छ में बहुत ज़्यादा होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद करता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक फैमिली का होता है, सदस्य का होता है। विटामिन B6 जो होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हो, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है दोस्तों ये किसी स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज रिसर्च अवस्थित है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। कहाँ पर? अरे राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहले कहाँ था? कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में था, बाद में पूसा दिल्ली हो गया। आगे है सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गलत हो गया है। वर्तमान में दोस्तों वो 1650 के आसपास है। एक बार आप कमेंट करके दोस्तों बताइए, नहीं 1850 है शायद। ठीक है, एक बार आप इसको देख के बताइएगा मुझे कमेंट करके। आज के लिए आपका ये क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। बाकी यहाँ पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, काफी मतलब 3-4 साल पहले यह आंकड़ा रहा करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। करा गेहूं में बौनापन का जो जीन है कौन सा जीन होता है बौनापन के लिए जो जिम्मेदार होता है गेहूं में? तो याद रखिए, देखिए कई सारे होते हैं पौधे जिनमें बौनेपन के लिए जीन जिम्मेदार होता है। और गेहूं की अगर स्पेलिश बात करें तो दोस्तों नोरिन 10 याद रखिएगा गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। जबकि डीवेजू जेन जो होता है ये चावल में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। ओपेक 2 जो है दोस्तों ये मक्के में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो याद रखिए गेहूं, चावल, मक्का, ये आपका एग्रीकल्चर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। गेहूं के लिए नोरिन 10 DG वो जेन जो है, चावल के लिए ओपेक 2 जो है ये मक्के के लिए जिम्मेदार है। कारण निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं उसको बताना आपको। ठीक है, पहला कह रहा है डॉक्टर BP पॉल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक थे।
महान निदेशक थे? काफी पुराना क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं। करा चावल उत्पादन में भारत में विश्व का दूसरा स्थान है, ठीक है, अभी अभी ये कुछ समय पहले क्रॉस किया है, ठीक है, चलो अच्छा इसको भी लेके चलते हैं। और सोयाबीन के बीज 20% तेल और 40% प्रोटीन होते हैं, ये तो सही है आपका। और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में। पहली बात तो जो धान होता है दोस्तों, इसका सीजन मार्च अप्रैल नहीं होता है, जून जुलाई होता है। अब ये तो देखो कॉमन सी बात है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं थोड़ा भी, तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे, मतलब ये तो कंफर्म हो गया। वैसे मैं यहाँ पर डाउट में था पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डॉक्टर बीपी पाल कभी रहे हैं नहीं रहे हैं, ठीक है, इतना कौन याद रखता है, ठीक है। बाकी दो में तो बताया जा सकता है, तो यहाँ पर याद रखिए चौथा वाला एकदम टोटली नजर आ गया कि गलत ही है। लेकिन ये क्वेश्चन आप तब कर पाते जब आपको समझ में आता है, ठीक है, जब गाँव से बिलोंग करेंगे तब। तो चलिए आगे देखिए, कर माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या अवस्था जोड़ती है? अगर कोई माइक्रो कंप्यूटर है उसको टेलीफोन से अटैच करना है तो कौन सी व्यवस्था इसको जोड़ेगी? तो याद रखिए मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। मॉडेम जो होता है, ठीक है, मॉड्यूल डिमॉड्यूल करना मॉडल, तो मॉडेम का काम ही ये होता है कि वो कनेक्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जल्दी से कराइए, बहुत विचार करने लगे हैं। करा जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता होता है, ठीक है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, ठीक है, अच्छी बात है। और अगला दे रहा दोस्तों, नमकीन पानी में उगाए जाने वाले पौधों को थैलोफाइट्स कहते हैं। चौथा दे रहा है सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, ठीक है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, देखिए जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रहा है कि जेली जो होता है, जेली रुदन, ठीक है, ये रुदन का कार्ड होता है, जेली रुदन के कार्ड क्या होता है? अम्ल की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा दोस्तों, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूलन जैव उर्वरक जो दे रहा है ये राइजोबियम, ये गलत है यहाँ पर। नमकीन पानी में थाइलोफाइट्स भी गलत है। और चौथा यहाँ पर सही है, साइटोकाइनिन बीजों में क्या होता है? सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर 1 और 4 हो जाएगा, 4 1 कहीं दे रहा है, 100 में लिख दिया होगा, 1 4 होगा। कह रहा है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जो सूखा सहिष्णुता से संबंधित है? एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन या इंडोल एसिटिक या साइटोकाइनिन, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा है? सूखा सहिष्णुता ना, अरे सूखा ना बोल करके इसको बोलना चाहिए बुढ़ा वृद्ध रोगी हार्मोन कौन सा है, या जो पौधों की वृद्धि से रोकता है वो हार्मोन कौन सा है? तो याद रखिए एब्सिसिक हार्मोन जो दोस्तों क्या करता है? ये पौधों की वृद्धि को रोक देता है, नाटे हो जाते हैं पौधे, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, करा हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं, कहाँ पर उगते हैं भाई? तो जो बहुत कम टेम्परेचर पर, बहुत कम ताप पर जो उगते हैं पौधे, उनको कहा जाता है हेकिस्टोथर्म। क्या कहा जाता है? हेकिस्टोथर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कहाँ पाए जाते हैं इस तरह के पौधे? तो ये स्पेशली या तो उत्तरी ध्रुव या तो दक्षिणी ध्रुव, यानी अंटार्कटिका या आर्कटिका में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कारण निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता है? सबसे कम कौन पैदा करता है? तो हाइड्रोजन। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, जर्मनी ने चलाया था हाइड्रोजन ट्रेन, और जर्मनी ने भी हाल ही में उड़ने वाली इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी का भी निर्माण किया है, पढ़ा है अभी कुछ दिन पहले मैं आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन जो है सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है, और सबसे कम तो करता है वैसे आपका सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर सेल के माध्यम से जो कर रहे हैं वो करता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। आगे देखते हैं, कारण नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे क्या कहलाते हैं? वे कैसे हो सकते हैं? कह रहा वायु, मृदा एवं जल को रेडियोधर्मी दूषण, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वन अपरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, उपयुक्त सभी। तो याद रखिए दोस्तों ये सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन सभी से ही हानि पहुंचती है उसको, ठीक है, तो यही आपको बताना था, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? कितने बार पढ़ा चुका हूँ, 1980 में आया है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। और इसके अनुसार क्या कहा गया दोस्तों कि किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर उसको वन के लिए आरक्षित किया गया तो वन ही वहां पर होगा। कह रहा भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसको बता देना है। कह रहा दक्षिण पश्चिमी घाट जो है वहां पर आर्द्र वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, पानी खूब बरसता है। तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, तराई दुआर, ये भी सही है दोस्तों। कह रहा कच्छ का रण, ये गुजरात में होगा, घास के प्रदेश, कच्छ के रण में घास का प्रदेश हो सकता है, ठीक है, ये गलत है। कह रहा पूर्वी दक्कन का पठार आर्द्रवन, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर तो दो गलत हो गया, 3 और 4 दोनों गलत है, ठीक है। याद रखिए पश्चिमी वाले पे तो होगा, पूर्वी दक्कन के पठार पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए वहाँ आर्द्रवन नहीं पाए, पठार है तो आर्द्रवन कहाँ से होंगे। आगे देखिए भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं दोस्तों उसको आपको बताना है। कह रहा दक्षिण पश्चिमी घाट
अच्छा ये तो हो गया, कितने बारे की क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न को सुमेलित कीजिए। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, धान अनुसंधान बोल रहा है ना, तो अच्छा चलिए आगे देख लेते हैं। पहले चावल अनुसंधान कटक में है ना, ये उड़ीसा कटक हो जाएगा। खेती प्रणाली और मृदा विज्ञान और सस्य वानिकी, ये आपको बताना है। अच्छा इसमें जो सबसे आसान दे रहा है दोस्तों सस्य वानिकी, ये सबसे आसान है। मृदा विज्ञान संस्थान, सस्य वानिकी और खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान, जल्दी बताइए कहाँ पर है। सस्य वानिकी आपका हो जाएगा झांसी में। क्यों, सस्य वानिकी संस्थान कहाँ पर है, तो इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सस्य वानिकी संस्थान, ये चल जाइए झांसी में। मृदा विज्ञान संस्थान या जाइए मध्य प्रदेश भोपाल में, और खेती प्रणाली अनुसंधान जो संस्थान है या जाइए मेरठ में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। मैं कूट मिला दिया हूँ, आप खुद से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, पॉलीग्राफ कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉलीग्राफ कहा जाता है। चलिए अच्छा ये बता दीजिए पायरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। अभी भी कल ही तो पढ़ाया था कि 1500 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर का टेम्परेचर मापना है तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा गायरोस्कोप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो गायरोस्कोप याद रखिए जब भी कोई चीज़ घूमती हुई वस्तु होती है ना, उसकी गति ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, गायरोस्कोप। ठीक है, और काइमोग्राफ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये याद रखिए हृदय और फेफड़ों की जो गति स्पंदन होता है उसका ग्राफ बनाता है। ठीक है, उसका क्या बनाता है, ग्राफ बनाता है, ये होता है काइमोग्राफ। ठीक है, और पॉलीग्राफ ये आपका झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। कह रहा डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, कई बार क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर, डीएनए अंगुली छापन फिंगर प्रिंटिंग कहाँ पर है, याद रखिए अहमदाबाद में है। ठीक है, सॉरी अहमदाबाद करो, हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में प्रदर्शित काइपोचे किस उपन्यास पर लिखी गई है, दोस्तों काइपोचे एक मूवी आई थी, ये इसका उपन्यास सॉरी काइपोचे जो किताब था, ठीक है, इस पर एक मूवी बनी थी, याद रखिए द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ठीक है, इस मूवी का नाम था काइपोचे और किस उपन्यास पे लिखा गया था, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इस पे लिखा गया था। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिए चेतन भगत की किताब थी, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। करा घरेलू वेदना की सूची जो जीवन की गुणवत्ता पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव मापता है, वे निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए पक्का मकान ये तो मापा जाता है। ठीक है, घरेलू वेदना में देखिए, घरेलू वेदना में 5 तरह की चीज़ें मापी जाती है मोटी मोटा, जो आपके स्टैंडर्ड को बनाती। एक तो घर में पक्का मकान होना चाहिए, दूसरा शुद्ध पेयजल अवेलेबल होना चाहिए, घर में अपना शौचालय होना चाहिए, विद्युत का कनेक्शन होना चाहिए, और खाना पकाने हेतु ईंधन होना चाहिए। कम से कम इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सुरक्षित पेयजल, पक्का मकान, खाना पकाने के लिए ईंधन और विवाह के लिए कम आयु, इसका कोई यहाँ पर नाम ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला। करण निम्नलिखित को सही सुमेलित कर दीजिए। पहला दे रहा है कि काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पर दोस्तों, तो ये तो पड़ता है आपके असम में, अब असम का नाम ही नहीं दे रहा, उसके अंदर से जाकर के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। काजीरंगा जो दोस्तों याद रखिएगा ये गोला गाँव नौगांव होता है, गोलाघाट नौगांव में है। कुंद्रेमुख कर्नाटक आपको पता होगा, पालघाट इसके लिए आप टिक कर सकते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पर है दोस्तों, साइलेंट वैली ये शांत घाटी जो है दोस्तों, इसके लिए आप नागपुर टिक कर सकते हैं। नहीं साइलेंट वैली, एक मिनट, गलत हो गया। काजीरंगा यहाँ आ जाएगा, कुंद्रेमुख। ठीक है, दक्षिण भारत में पालघाट कहाँ कर रहे हैं, साइलेंट वैली करिए ना पालघाट। ठीक है, और पेंच घाटी ये नागपुर हो जाएगा, और कुंद्रेमुख चिकमंगलूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वहाँ मिस्टेक हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, तो मैं कूट कर दिया हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। करा उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण को याद रखें वैश्वीकरण भी कहा जाता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, LPG को, हाँ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये 3 नाम है। 1991 में दोस्तों आई थी ये नीति, और कह रहा है कि इस नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय। ठीक है, ये थे। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, नरसिम्हा राव के अलावा उस समय वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और अभी हाल ही में मनमोहन सिंह जी रिटायर्ड हुए हैं, कहाँ से निकले हैं, राज्यसभा सदस्य से। कुल हमको लगता है 26 या 28 साल बाद वो यहाँ से निकले हैं, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए हम लोग पुराने क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जब हम नए क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे फिर से विस्तार से मैं चर्चा करूँगा, जिस तरह से मैं चर्चा करता हूँ। तो जो लोग नए हैं वो तो इस सीरीज को देखें, साथ ही साथ जो पुरानी सीरीज है उसको भी देखिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, यहाँ सभी विषयों की डिटेल में क्लासेस दी जाती है, जो भी विषय आपको पढ़ना है वो डिटेल में आकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो निवेदन है हाथ जोड़कर आप वीडियो को शेयर जरूर से करिए। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।